अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है हर्ट के बारे में। पाकिस्तान पिनल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के साथ-साथ थ्योरेटिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ सेक्शन जो हैं वो जो क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता है आगे फ्यूचर में उसके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इनको अभी से समझ ले क्योंकि बाद में लोग 5-5 साल लगा के इन सेक्शंस को समझ रहे होते हैं। तो अगर आपका पेपर है पीपीसी का तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टोटली नोट्स तैयार किए हुए हैं जिसकी वजह से मैं आपको एक-एक वर्ड बाय वर्ड समझाऊँगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँगे और जो भी कन्फ्यूजन वगैरह होती है हर्ट की टाइप्स वगैरह में, वो भी सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी हर्ट का। ये हमारे पास टॉपिक आ गया। अब हमने बात करनी है इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हर्ट इज़ लीगल टर्म रेफर टू एनी एक्ट दैट कॉजेज़ फिजिकल पेन। सबसे पहला एलिमेंट है इसमें फिजिकल पेन होती है, बॉडी को इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है। सबसे पहला है फिजिकल पेन होती है, इंसान को दर्द महसूस होती है। दूसरे नंबर पे डैमेज होता है, उसके बॉडी पार्ट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज हो जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंजरी आती है, उसको कोई ना कोई जख्म पहुंचता है। तो इसको हम कहते हैं अगले बंदे को हर्ट हुआ है। तो आगे हम चलते हैं। दिस ब्रांड डेफिनेशन इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ हार्म दैट इफेक्ट अ पर्सन्स बॉडी वेदर टेम्परेरीली और परमानेंटली। ये जो कोई भी नुकसान है ये टेम्परेरीली भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है या तो ये टेम्परेरीली होगा या फिर ये जो है ये परमानेंट होगा। उसके बाद है हर्ट एनकम्पासेस अ रेंज ऑफ इंजरीज। इसमें एक रेंज ऑफ इंजरीज आती हैं, मतलब ये बॉडी की कोई भी इंजरी हो हर्ट जो मुकम्मल है उसको कवर कर लेता है। इसमें है जो माइनर ब्रूसेस होती है, हल्के से जो निशान वगैरह बॉडी पे पड़ जाते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है पिक्चर, ये देखें। ये जो है ना ये ब्रूसेस है, जैसे कि कोई नील वगैरह पड़ जाना, वहां से लेके टू स्वीयर, मतलब बहुत ही ऊपर के लेवल की जो इंजरी होती है, जैसे कि कोई ऑर्गन ही कट गया, वहां तक जो है ये सब कुछ कवर करता है। उसके बाद हमारे पास आता है द लीगल सिस्टम कैटेगराइजेस हर्ट इनटू डिफरेंट टाइप्स। इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप आती है वो है इतलाफे उद्व की। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें जो ऑर्गन होता है वो टोटली तौर पर, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसमेंबरमेंट और एम्प्यूटेशन, मतलब कट जाता है। जैसे कि मेरा बाजू है, मैं ये काम कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो मेरा बाजू ही कट जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी जो काइंड आएगी वो इतलाफे सलाहियत उद्व है, मतलब मेरी जो उंगलियां हिलाने की सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी। ये सलाहियत से आपको ये वाला अंदाजा भी हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने इन टाइप्स को किस तरह से याद रखना है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, वो सब कुछ भी बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास जो सलाहियत उद्व है उसमें हमने देख लिया कि इसमें हमारा जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता। और फिर हमारे पास तीसरी इसकी काइंड आएगी शज्जा वाली। शज्जा जो है ये टोटली हमारा जो फेस है और सर है, इसमें जो भी हर्ट होती है उसको कवर करता है। और जो जरा है इसमें वाउंड्स आते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन वाले सारे एरिया में, यानी एब्डोमेन, पेट वाले सारे एरिया में, और जहाँ पे हमारी चेस्ट वगैरह है, हड्डियाँ वगैरह है वहाँ पे। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। हार्ट का मीनिंग क्या होता है? ये कॉजेज होती है फिजिकल पेन। मतलब ये नहीं कि हमें मेंटली पेन किया गया हो तो हम हार्ट का कोई ना कोई सेक्शन लगा दें, ऐसा नहीं है। ये फिजिकल पेन हो, एक इंजरी हो, एक डैमेज हो जो क्लियरली हमें नजर आए। इसके रेलिवेंट जो प्रोविजंस हैं 332 से 337 तक हैं, जो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है हर्ट एंड इट्स काइंड्स विद पनिशमेंट्स। सबसे पहली हमारी जो मेन हेडिंग है वो ये है कि हर्ट क्या है और इसकी डिफरेंट काइंड्स क्या है और उनकी पनिशमेंट्स क्या है। तो इस टोटल क्वेश्चन की जो बेस है वो ये वाली है। 332 में हमारे पास आ जाता है कि हर्ट की डेफिनेशन क्या है। अब हर्ट क्या है? व्हेन समवन कॉजेज पेन, इंजरी, डिजीज और परमानेंट डैमेज। अब यहाँ पे डिजीज कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड, एक आगे सेक्शन यूज होगा 336A, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से किसी को बीमार करने की कोशिश की जाए, तो वो भी हर्ट में आता है। तो ये हमारे पास हर्ट में आ गया, हर्ट की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन
333 इतलाफे उद्व। इतलाफे उद्व मैंने आपको बता दिया है कि परमानेंटली इम्प्यूटेशन कर देना, उसका वो वाला ऑर्गन ही काट देना, जैसे बाजू काट दिया जाए, तो इसे कहते हैं इतलाफे उद्व। और इसकी जो पनिशमेंट हमारे पास आती है वो 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट आती है। इसके साथ ही साथ किसास भी आती है, यानी कि रिटाइलेशन, बदला, और या फिर हमारे पास अर्श आता है कंपनसेशन, जो मुआवजा वगैरह होता है, या फिर 10 साल की तज़ीर में इम्प्रिजनमेंट आती है। उसके बाद सलाहियत उद्व मैंने आपको बता दिया कि इसमें एम्पुटेशन नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ डिसफंक्शनिंग कर देता है। उसकी पावर, जैसे मेरी उंगलियां हिलाने की हाथ में पावर है, वो खत्म हो जाएगी, डिसेबल हो जाऊंगा। उसकी जो पनिशमेंट अब मेरे पास आती है वो तो किसास भी हो सकती है, अर्श भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। और हमारे पास 10 साल की इसमें भी इम्प्रिजनमेंट आएगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सख्त होगी, यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल होगी, कुछ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होगी, कुछ केस के हिसाब से होगा, लेकिन ये आपने रूल याद रखने हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो माइनर चेंजेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास 336A आ जाता है, जिसकी मैंने आपको अभी बात सुनाई थी कि ये हमारे पास आता है इंजरी के लिए। इसमें वो क्या कहता है, कोएसिव सब्सटेंस हार्म काज्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स और पॉइजन्स, मतलब जहर देने की कोशिश की जाए, और ये स्फीयर कंडीशन में होता है। आगे हमारे पास 337 की कोई काइंड आएगी, उसमें भी पॉइजन यूज होती है, लेकिन वो माइनर केस के लिए होती है, ये स्फीयर केस के लिए। और इसकी पनिशमेंट ही हमें बता रही है कि ये कितने स्फीयर केस के लिए होती है, कि जान लेने की कोशिश की जाए जब अगले बंदे की। तो हमारे पास आती है इसकी पनिशमेंट 14 साल मिनिमम, 14 साल की इसमें सजा होती है, और 1 मिलियन रुपीस का जुर्माना हो सकता है, यानी कि 10 लाख रुपए। अब हमारे पास आता है 337, जो कि शज्जा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर दफा पेपर में ये जरूर पूछा जाता है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। शज्जा सबसे पहले होता क्या है, हर्ट ऑन हेड और फेस अबाउट अमाउंटिंग टू, मतलब ये जो अमाउंट है इतलाफे उद्व की और इतलाफे सलाहियत उद्व की, उसमें जब फॉल नहीं करता तो फिर ये शज्जा में आता है। मतलब जो इतलाफे उद्व है या इतलाफे सलाहियत उद्व है वो ओवरऑल बॉडी का है, लेकिन जो फेस के लिए उन्होंने दिया है वो एक शज्जा, एक अलग से काइंड दी है। वो इस वजह से दी है क्योंकि इसमें काफी सीवियर इंजरीज होती हैं, जैसे कि दिमाग पे कोई चोट लग जाए तो बंदे की मरे चाहे ना, वो जिंदा ही हो, हर्ट ही हुआ हो, लेकिन उसकी सारी जिंदगी तो खत्म होगी, वो पागल हो जाए तो। इस वजह से इसकी एक सेपरेट काइंड बना दी गई है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है शज्जा हफीफा। इसमें क्या होता है कि माइनर सा वाउंड होता है, और जो बोन है वो एक्सपोज नहीं होती। मतलब कि मेरे हाथ पे एक कट लगा, लेकिन हड्डी एक्सपोज नहीं हुई, उसमें से फ्लैश वगैरह यानी कि ब्लड वगैरह बाहर आ गया, तो इसे कहते हैं शज्जा हफीफा। इसमें 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है। अब आपने गली मोहल्ले में लड़ाई करनी हो तो सोच समझ के करनी है, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा कट भी लग गया ना तो उसकी ये वाली सजा है। उसके बाद हमारे पास आता है शज्जा मुदीहा। मुदीहा में क्या होता है कि कट लगता है लेकिन बोन भी एक्सपोज हो जाती है। मतलब यहाँ पे कट लगे लेकिन मेरे बाजू की हड्डी वहां से नजर आए, जब मैं पट्टी करवाने जाऊं तो डॉक्टर बताए कि ये वाली हड्डी है वो नजर आ रही है फुली। तो फिर हमारे पास क्या सजा होती है, सबसे पहले किसास होता है। किसास वैसे तो पाकिस्तान में लागू नहीं होता, लेकिन आपने क्योंकि पेपर दे रहे हैं इस वजह से आपको पता होना चाहिए, इसमें किसास होता है या अर्श होता है 5% ऑफ दियत का। 30,630 ग्राम जो सिल्वर होता है, आजकल इसकी वैल्यू जो चल रही है 24-25 2024 या 25 में, वो तकरीबन 81 लाख के करीब रुपए हैं जो आपने पे करने होते हैं दियत में। अगर 100% दियत हो तो 5% दियत का देना है इसमें, अगर कट लगा और जो बोन है वो सामने आ गई, नजर आ गई। और इसमें जो पनिशमेंट है वो 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है शजा हशीमा। हशीमा में क्या है जी, इसमें है फ्रैक्चर्ड बोन बट नॉट डिसलोकेटेड। कट लगा, बोन वाजिया हो गई, लेकिन हशीमा में ये है कि बोन भी फ्रैक्चर हो गई। अब बोन जब फ्रैक्चर हुई तो उसकी पनिशमेंट हो गई 10 साल, और बाकी सारा कुछ वैसे ही वैसे, और दियत की वैल्यू 5 से हो गई 10%। उसके बाद हमारे पास आता है शज्जाए मुनक्किला। मुनक्किला से आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, मुंतकिल होना। अब जो हड्डी टूटी है वो मुंतकिल हो जाए, एक तो हड्डी में दरार आ गई, एक क्रैक आ गया, वो वहीं पे है, लेकिन एक है वो हल्की सी आगे पीछे हो गई, तो ये मुनक्किला में आ जाता है। इसमें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है और 15% दियत का हो जाता है। उसके बाद हमारे पास शज्जाए आमा आ जाता है। अब शज्जाए आमा में क्या है, फ्रैक्चर्ड स्कल टचिंग द ब्रेन। ये हमारे दिमाग की चोट के बारे में बात करता है आमा। इसमें क्या है कि हमारी जो स्कल है, हड्डी है, वो क्रैक हुई हो, वो फ्रैक्चर हुई हो,
लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली लेयर होती है, वो डैमेज ना हुई हो, मेम्ब्रेन को टच किया हो, ब्रेन को टच किया हो बस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अर्श लगता है जो कि 1/3 ऑफ दियत है। उसके बाद हमारे पास 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट इसमें भी आती है। उसके बाद हमारे पास सजाए दमिया आ जाता है। दमिया दिमाग से ही समझ सकते हैं, इसमें जो दिमाग है वो हल्का फुल्का उसमें रप्चर वगैरह हो जाता है, मेम्ब्रेन फट जाती है और रप्चर। दिमाग को कोई हल्की सी भी चीज लगे ना तो 99% चांसेस यही होते हैं कि बंदा या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। तो इस वजह से इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है, जो कि काफी हाई है और इसी वजह से ज्यादा रखी गई है क्योंकि अगला बंदा जो है उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। और यहाँ पे दियत का जो हाफ है यानी कि 81 लाख है, तो तकरीबन आपने 40.5 लाख वगैरह देने होंगे दियत के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 337 बी, जो कि है जरा के बारे में बात करता है। अब जरा में क्या है, वाउंड्स ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, एनी पार्ट ऑफ बॉडी अदर देन द हेड और फेस डेट लीव मार्क्स। अब जरा जो है वो एक सेपरेट बना दिया गया है। सबसे पहले इतलाफी उद्व है, फिर सलाहित उद्व है, फिर हमारे पास शज्जा आ गया फेस और सर के लिए। उसके बाद हमारे पास जरा आ गया जो कि है स्पेशली, तो ये है चेस्ट के लिए और पेट के लिए, लेकिन और भी जगह पे ये यूज हो सकता है, लेकिन हमने चेस्ट और पेट को लेके ही चलना है। सबसे पहले हमारे पास एक इसकी दो काइंड्स आती हैं, एक जायफा है और दूसरी है गैर जायफा। जो जायफा होती है इसमें लेस सीवियर इंजरीज होती है, कोई ऐसी जगह पे इंजरी होती है जहां पर कोई हड्डी वगैरह नहीं होती, वहां पे कुछ चीज अंदर धंस जाए तो वहां से सिर्फ ब्लड ही आता है और कुछ नहीं वहां से होता। तो ये थोड़ी सीवियर, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सीवियर है। और दूसरी जो है गैर जायफा, वो काफी सीवियर होती है और उसमें पनिशमेंट्स भी उस हिसाब से हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जायफा आ जाती है। ये होती है जो बॉडी कैविटी के अंदर, यानी कि मेरे एब्डोमेन के अंदर अगर कोई चाकू वगैरह मार दे तो फिर ये वाली जो है जायफा लगेगी। और इसमें जो पनिशमेंट है वो 10 साल इम्प्रिजनमेंट की है। काफी हाई पनिशमेंट रखी गई है इसी वजह से क्योंकि पेट से भी काफी ज्यादा चीजें जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और उसके बाद गैर जायफा हमारे पास आती है। ये इंजरीज जो है ये काफी हाई किस्म की इंजरीज होती हैं, पेनिट्रेट हो जाता है इसमें इनर ऑर्गन जो है, मतलब किसी ने चाकू मारा है तो वो अंदर ही चला गया है, तो फिर इस वजह से ये वाली इसमें आती है। इसमें अब आगे हम इसकी टाइप देखते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दमिया है, वेयर द स्किन इज ब्रोकन एंड देयर इज ब्लीडिंग, मतलब स्किन जो है वो हल्की सी फटी है और वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो इसकी पनिशमेंट जो है वो नीचे एफ में आप देख सकते हैं 337 एफ। दमिया कितनी से 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बुदिया। इसमें क्या है, व्हेन द फ्लैश इज कट और स्लाइस्ड, मतलब मेरा ये बाजू है ना, इसमें ये वाला जो गोश्त का एरिया है, अगर कोई चाकू मारे और पूरा जो गोश्त वाला एरिया है वो कट के नीचे गिर जाए, स्लाइस हो जाए, या फिर उस पे इतना कट लग जाए कि वो वापस ना जुड़ सके या टांके वगैरह लगाने पड़े, तो इस सूरत में जो है, लेकिन बोन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गोश्त जो है वो होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास पनिशमेंट आ जाती है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है मुतालमिहा। इसमें क्या है, वेयर द फ्लैश इज टोर्न और रिप्ड, जहां पर जो गोश्त है वो फट चुका हो। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अगर उस मूवी में कोई जानवर वगैरह हो तो वो पंजा मारे ना तो गोश्त फट जाता है, कटता नहीं है, फट जाता है। तो उस तरह का जो फ्लैश वगैरह होता है या टॉर्न होता है या रिप्ड होता है, तो उसमें हमारे पास भी आती है 3 साल की ही इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है मुदीहा। मुदीहा में क्या है, व्हेन द फ्लैश इज कट टू द पॉइंट वेयर द बोन इज विजिबल, मतलब उस जगह से कट होती है जहां पे बोन जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है, वो नजर आना शुरू हो जाती है, तो फिर मुदीहा हो जाता है। और इसमें हमारे पास आता है 5 साल की इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हशीमा हमारे पास आ जाता है। इसमें क्या है कि बोन जो है वो ब्रोकन है, यानी कि उस पर क्रैक आ गया है, मांस तो फटा ही फटा है लेकिन जो बोन है उसके ऊपर भी क्रैक आ गया है, तो इसमें हमारे पास भी है 5 साल की इम्प्रिजनमेंट। सॉरी, पहले ही हाईलाइट हो गया ये वाला, 5 साल की जो है इस पे भी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है मुनक्किला, वेयर द बोन इज बोथ ब्रोकन एंड डिसलोकेटेड। एक तो बोन जो है वो टूट भी गई है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, मुनक्किला का मतलब ही हम ले सकते हैं मुंतकिल होना। जो बोन है वो टूट के एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल हो जाती है, उसकी हमारे पास पनिशमेंट आती है 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की।
यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे मैं टिप बता दूँ वो स्टूडेंट्स जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, मैंने जैसे अपने टाइम पे तैयारी की थी, मैंने क्योंकि इसमें आगे पीछे हो ही जाता है, कुछ भी हो, एमसीक्यूज़ अगर गैट में आते हैं तो वो भी आगे पीछे पूछ लेते हैं। मतलब वैसे तो इसमें से एमसीक्यूज़ नहीं आता, लेकिन अगर फिर भी आ जाए ना, तो वो आगे पीछे कर देते हैं। अब कैसे करते हैं? वो पूछ लेंगे मुदीहा क्या है? अब मुदीहा कैसे पता चलेगा मुदीहा क्या है? उसमें कितने साल की पनिशमेंट है? पनिशमेंट वगैरह ही पूछते हैं और इसमें रप्चर होता है कि नहीं होता? बोन वाज़िया होती है, विज़िबल होती है या नहीं होती? ये वाली चीज़ें पूछते हैं। तो इसका जो मैंने ट्रिक लगाई थी वो ये लगाई थी कि मैंने दमीहा, बुदीहा, मुतालमीहा इस तरह से एक सीक्वेंस वाइज़ याद कर लिया था और फिर इनकी पनिशमेंट भी याद कर ली थी। पहले में 1 साल, दूसरे में 3 साल, तीसरे में भी 3 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर लास्ट वाले में 7 साल। इस तरह से मैंने याद किया था। लेकिन अगर पेपर में आपको कोई भूल जाता है तो फिर आपने उसकी दिमाग में स्पेस छोड़ देनी है। यानी कि मुझे भूल गया पहला है मदीहा, दमीहा, दूसरा है बदीहा और तीसरा है मुतालमीहा, ये मुझे भूल गया। तो मैं चौथे नंबर वाला मुदीहा लिखूँगा, लेकिन दिमाग में मुझे पता होगा कि पहले में 1 साल थी, दूसरे में 2 साल थी, तीसरे में जो मुझे भूला है उसमें भी 3 साल थी। लेकिन सॉरी अगर मैं बताने में मिस्टेक कर गया हूँ, पहले में 1 साल थी, दूसरे में 3 साल थी, तीसरे में भी 3 साल थी, लेकिन तीसरा मैं भूल गया हूँ तो मैं उसकी जगह छोड़ूँगा और चौथे में मैं लिख दूँगा 5 साल। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ऊपर वाली भी जो शज्जा में है और जो गैर ज़ाइफ़ा में है, वो वाली भी आप याद कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन प्रैक्टिकल लिहाज से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि जो वाक़ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास सेक्शन आता है 337 जी, हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये ऐसे हर्ट होते हैं जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से या फिर रैश ड्राइविंग की वजह, मतलब कि मैंने रफली स्पीड में गाड़ी चलाई, वहाँ पे लिखा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था कि 60 की स्पीड में आपने जाना है। मैंने 70-80 की स्पीड में मैं गया और किसी को मैंने टक्कर मार दी। अब वहाँ पे जो हर्ट होगा, उसकी जो इम्प्रिज़नमेंट होगी वो 5 इयर्स इम्प्रिज़नमेंट होगी। ये फिक्स्ड रूल है। उसके बाद हमारे पास 337 एच आ जाता है। इसमें क्या है? हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। एक ऐसा एक्ट किया जाए जो रैश हो या फिर नेग्लिजेंट हो, उसकी जो पनिशमेंट है वो हमारे पास आती है 3 इयर्स इम्प्रिज़नमेंट। मतलब कि मुझे पता है कि इस रोड से सारे लोग जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे गड्ढा खोद देता हूँ और वहाँ पे ऊपर कुछ रख देता हूँ, किसी जानवर के लिए जाल बिछा देता हूँ, लेकिन उससे किसी और को नुकसान पहुँच जाता है, तो ये एक रैश एक्ट था, नेग्लिजेंट एक्ट था, जिसकी मुझे 3 साल की इम्प्रिज़नमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास 337 आई आ जाता है, हर्ट बाय मिस्टेक। अगर मैं खता से कोई गलती कर देता हूँ और किसी को कोई हर्ट नुकसान पहुंचा देता हूँ, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो हर्ट के हिसाब से होगी। चाहे तो कोर्ट माफ कर सकती है, टोटल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट चाहे माफ कर सकती है, चाहे जो विक्टिम है वो माफ कर सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आता है हर्ट बाय पॉइजन। एक हमने ऊपर पढ़ा था 336 ए में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगला बंदा जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर्ट पहुंचता है उसको, यानी कि पॉइजन दे के या फिर एसिड फेंक के, तो वो कुछ सीवियर थी। इसमें जो है, इसमें हल्का सा कुछ होता है, कोई मेडिसिन आगे पीछे दे दी या फिर जानबूझ के कुछ और एक्ट कर दिया, तो इसमें हमारे पास 10 साल की इम्प्रिजनमेंट आती है। मतलब ये भी बहुत खतरनाक एक एक्ट है कि आपने किसी को कोई गलत चीज दी इस नीयत के साथ कि उसे नुकसान पहुंचे, तो इसकी 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 337 के हर्ट टू एक्सॉर्ट कन्फेशन और प्रॉपर्टी। मतलब हमने ये ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डकैती के केसेस होते हैं या एक्सटॉर्शन के होते हैं, वहाँ पर जो किसी को नुकसान पहुँचा देता है, एक बंदा लूट के तो चला गया, लेकिन वहाँ पे किसी को नुकसान भी पहुँचा दिया, तो उसमें जो होता है वो अर्श और दमान लगता है और 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है इसमें सेपरेटली। उसके बाद हमारे पास 337 एल आ जाता है और अदर हर्ट्स। इसमें वो कहता है कुछ जो होते हैं वो स्फीयर हर्ट्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो स्फीयर नहीं होती। तो जो स्फीयर होती है उसमें 7 साल की पनिशमेंट होगी, जो स्फीयर नहीं होगी उसमें 2 साल 2 साल की पनिशमेंट होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, स्फीयर कॉज पेन फॉर 20 डेज और मोर। मतलब कोई ऐसा दर्द जो 20 दिन तक रहा हो या इससे ज़्यादा रहा हो। मतलब कि किसी ने मुझे यहाँ पे डंडा मारा जिसका मुझे वो नील वगैरह तो पड़ ही गया, ऊपर वाले सेक्शंस तो लग ही गए, लेकिन अब मुझे उसका 20 दिन तक दर्द भी रहा है, मैं कोई काम भी नहीं कर सका, तो ये वाला सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है 337 एम, हर्ट नॉट लायबल टू किसास। अब वो कह रहा है कौन सा ऐसा हर्ट है जिसमें किसास लागू नहीं होगी। अब वो बता रहा है कि सबसे पहले जो माइनर
कोई बच्चा होगा वो कोई हर्ट पहुंचा देगा, किसास नहीं ले सकते। उसके बाद इनसेन इंडिविजुअल्स जो हैं, मतलब जो पागल लोग हैं, वो किसी तरह जो रोड पे फिर रहे होते हैं, इस वजह से एहतियात करनी चाहिए, कोई सेक्शन नहीं अट्रैक्ट करता उसकी तरफ। और कॉज इन्वॉल्विंग फिजिकल इनपरफेक्शन, यानी कि कोई बंदा है वो फिजिकल पहले ही इनपरफेक्ट है, अगर वो उस तरह का कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पर भी किसास लागू नहीं होता, बल्कि वो दियत वगैरह देगा या फिर इम्प्रिजनमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है 337 एंड केसेस वेयर किसास नॉट इन्फोर्स्ड। वहां पे हमने देखा कि लायबल नहीं होगी, मतलब लगेगी ही नहीं। यहाँ पे कहा है कि लग सकती है लेकिन इन्फोर्स नहीं हो सकती, कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवाएगी। अब कैसे नहीं करवाएगी? सबसे पहले तो डेथ ऑफ द ऑफेंडर, जो करने वाला है जिसने नुकसान पहुंचाया उसकी डेथ हो गई हो, तो फिर कैसे कोर्ट करवाएगी? दूसरे नंबर पे लॉस ऑफ ऑर्गन, उसने मेरा दाया बाजू काटा लेकिन उसका खुद भी कट गया, तो कैसे कोर्ट इसको इंप्लीमेंट करवाएगी? या फिर विक्टिम जो है वो खुद ही वेव ऑफ कर दे, तो फिर भी ये वाला सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 337 ओ। इसमें वो ये कह रहा है कि वली कौन होगा, गार्डियन कौन होगा। अगर कोई माइनर है उसको कोई हर्ट पहुंचता है तो उसका फिर जो वली है वो कौन होगा? तो सबसे पहले वो कह रहा है कि विक्टिम जो है वो सबसे पहले तो खुद ही होगा। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि देयर एयर्स इफ डिजीज, अगर वो विक्टिम मर जाता है तो उसके एयर होंगे, मतलब जो उसके बच्चे हैं, पेरेंट्स वगैरह या कुछ भी और बड़ा जो है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? फिर गवर्नमेंट करेगी। अगर इन दोनों में से ना विक्टिम है ना उसके एयर्स हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो किसास लेगी या बदला लेगी और एज अ वली काम करेगी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है 337 पी, एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट। मतलब कहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी किसास की? किसास टू बी एक्सटेंडेड पब्लिकली, मतलब किस तरह से होगी? वो कह रहा है कि इसमें सबसे पहले तो किसास जो है वो पब्लिकली होगी। दूसरे नंबर पे विद मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर होगा जो देख के बताएगा कि वाकई यहाँ पे किसास लागू होती है, इस बंदे की जान तो नहीं जाएगी। मतलब मैंने किसी का राइट बाजू काटा तो मेरा राइट बाजू काटने से पहले पब्लिकली ये सब कुछ होगा। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर मुझे चेक करेगा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है कि अगर मेरा राइट बाजू काटा जाए तो मैं मर जाऊं, तो इस वजह से ये सब कुछ होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ सेक्शंस आते हैं जो अर्श को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन्स। अब अर्श यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में सिर्फ एक ही होता है, जैसे कि मेरा नाक एक ही है और मेरी जुबान जो है वो एक ही है, तो इसमें हमारे पास क्या मतलब लगेगा? तो वो कहता है कंपनसेशन होगी जो द ब्लड ऑफ मनी और कंपनसेशन फॉर लाइफ। इसमें वो कहता है कि अर्ज जो होगा वो इक्वल टू वैल्यू ऑफ दियत होगा। ये भी हमारे पास आ गया, यानी कि 81 लाख रुपए आज के ज़बान में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 81 लाख रुपए देने होंगे और वगैरह वगैरह। आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है अर्श फॉर ऑर्गन इन पेयर्स। अब जो वाले ऑर्गन्स हमारे पास पेयर्स में हैं, जैसे कि 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, इनमें क्या होगी? इनमें हाफ दियत इंप्लीमेंट होगी, टू पे हाफ ऑफ द दियत। इफ बोथ ऑर्गन्स आर डैमेज दे पे द फुल दियत, मतलब मेरे 2 हाथ है दोनों ही कट गए तो फुल दियत होगी। इफ अ पर्सन ऑलरेडी हैज वन ऑर्गन मिसिंग और नॉट वर्किंग, अगर एक बंदा है उसने मेरा हाथ काटा लेकिन उसका अपना हाथ तो है ही नहीं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो इसका मतलब है कि वो फुल दियत पे करेगा क्योंकि उसका हाथ तो कटा ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है अर्श फॉर ऑर्गन्स इन क्वाड डुप्लीकेट। इसमें क्या है? कम इन सेट्स ऑफ 4, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं जो 4 हिस्सों में आते हैं, मतलब उनके वो 4-4 मौजूद होते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी है आईलिड्स की, एक हमारे पास नीचे है, एक ऊपर है, इसी तरह एक नीचे है, एक ऊपर है, 4 हैं। तो इसमें जो दियत होगी वो 1/4 ऑफ द दियत होगी, 1/4। और इसी तरह हम आपने आगे भी इसकी डिवीजन करके देख लेना है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है अर्श फॉर फिंगर्स। फिंगर्स हमारे पास क्योंकि 10 होती हैं तो 1/10 होगा और इसके रेलिवेंट जो भी सेक्शंस नीचे अट्रैक्ट करते हैं वो आपने देख लेने हैं कि अंगूठे का कितना होगा वगैरह वगैरह। अर्श फॉर टीथ, अब जो दांत हैं उनकी बात की गई है। सबसे पहले वो कह रहा है कि बेबी टीथ ना होना चाहिए। जब बेबी टीथ नहीं होगा 1/20 ऑफ दियत होगी, और अगर बेबी टीथ होगा तो उसे जेल होगी 1 साल की। उसके बाद हमारे पास है कि अगर वो बेबी टीथ को जो है वो डैमेज करता है तो फिर अर्श मस्ट बी पेड होगा, वो क्योंकि वो दोबारा ग्रो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होता तो अर्श पे करना होगा, और अगर वो हो जाता है तो फिर भी उस हिसाब से दियत जो है वो पे करनी होगी। उसके बाद है हेयर क्या। यहाँ पे आपने अक्सर केसेस देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि
कोई लड़का लड़की से मिलने गया, उसके घर वालों ने पकड़ा और उसके जो सर के बाल वगैरह थे या आईब्रो वगैरह थे वो काट दिए। अब ये वाला सेक्शन वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। सबसे पहले तो अगर उसके बाल जो हैं वो खींच के उतारे हों तो उसमें फुल दियत देनी होगी। फुल दियत का मतलब क्या है? 81 लाख रुपए। लेकिन हमारे पास जो केसेस आते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं, इफ हेयर इज रिमूव्ड बाय अदर मीन्स, तो उसको जो पनिशमेंट है वो 1 साल की होगी और साथ में दमान भी पे करना होगा। अब दमान की क्या वैल्यू होती है, दियत की क्या होती है, अर्श की क्या होती है, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूंगा अगर आपको कंफ्यूजन है। वैसे तो आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया होगा। उसके बाद है मर्जर ऑफ अर्श। इफ अ पर्सन कॉजेज मल्टीपल इंजरीज, इसमें वो कहता है कि डिफरेंट इंजरीज हो, लेकिन वो सारी इंजरीज किसी एक इंजरी में कवर हो रही हो। मतलब कि मेरी ये वाली उंगली भी खराब है, ये वाली उंगली भी खराब होगी, किसी ने हर्ट पहुंचाया, लेकिन मेरा पूरा हाथ भी खराब है, तो मैं पूरे हाथ की जो दियत होगी ना वो क्लेम करूंगा। ये उस हिसाब से पनिशमेंट अगले बंदे को होगी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ अर्श। पेमेंट ऑफ अर्श किस तरह से होगी? या तो ये इंस्टॉलमेंट्स होंगी 3 इयर्स की, या फिर इफ द कन्विक्ट फेल्स टू पे दे कैन बी इम्प्रिजन अंटिल दे पे। मतलब अगर वो नहीं पे करता तो उसे जेल हो जाएगी जब तक वो पे नहीं करता, या फिर उसे बेल भी मिल सकती है अगर वो कोई सिक्योरिटी दे देता है कि मैं पे कर दूंगा सिक्योरिटी के तौर पे, आप ये चीज रख लें। उसके बाद है वैल्यू ऑफ दमान। अब वैल्यू ऑफ दमान क्या है? इसमें है हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन और डिसेबिलिटी आ जाती है। मतलब कितना लॉस हुआ है, मेरा हाथ ये काम नहीं कर रहा लेकिन मैं एक जॉब ऐसी करता हूँ जिसमें हाथ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसमें मुझे क्या क्या फैक्टर, मतलब कितनी पेमेंट होती है, क्या क्या मुझे वहां से बेनिफिट होते हैं, वो सब कुछ भी, और घर पे आके मैं क्या क्या सब कुछ कर सकता हूँ, वो वाले सारा कुछ इसमें जो है वो सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद इमोशनल सफरिंग ऑफ द विक्टिम। अब जो इमोशनल सफरिंग है, मेरा हाथ या जो मुझे मेंटली टॉर्चर हुआ हूँ मैं इस वजह से, उसकी भी सारी वैल्यू जो मिला के होती है वो वैल्यू ऑफ दमान होती है। उसके बाद है डिसबर्समेंट ऑफ अर्श और दमान। द अर्श और दमान इज पेड टू द विक्टिम इफ द विक्टिम डाइज। वो कहता है कि विक्टिम को ये पे होगा, लेकिन अगर विक्टिम मर जाता है तो फिर उसके जो एड्स हैं, उसके जो वालदैन वगैरह हैं या बहन भाई हैं, उनको ये अर्श जो है वो मिलेगा, और ऐसे ही तकसीम होगा जैसे कि ये होता है इनहेरिटेंस लॉज में तकसीम होता है। ये आपके सामने आ गया। उसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी डिटेल में होगी, लेकिन उसके लिए माजरत। लेकिन आपको ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखनी चाहिए और ज़रूर समझनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। तो चले, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।